एक इन्वेस्टिगेटिव मीडिया हिस्टोरियन के नज़रिए से आज हम इस एक्सप्लेनर में सीधे इस बात की गहराई में उतरेंगे कि कैसे असल जिंदगी की आपराधिक घटनाओं और मनोविज्ञान को टेलीविजन की पटकथाओं में ढाला जाता है। सच कहूं तो पॉपुलर मीडिया हमारी दुनिया की सबसे खौफनाक सच्चाइयों और अपराधों के लिए एक आईने की तरह काम करता है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, यह विश्लेषण पूरी तरह से शैक्षिक, सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। हम क्रिमिनोलॉजी और अकादमिक विश्लेषण के लिए फेयर यूज के तहत कुछ असल जिंदगी के मामलों का संदर्भ ले रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह से पीड़ितों या उनके परिवारों का अनादर करना बिल्कुल नहीं है, और ना ही हम किसी भी तरह की हिंसा या अपराध का महिमा मंडन कर रहे हैं। क्योंकि हम कुछ बेहद संवेदनशील विषयों पर बात करेंगे, इसलिए दर्शकों के विवेक की सलाह दी जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर का सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट है। हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे: एकाकी अनिवार्यताएं, विषाक्त जोड़ियां, पंथ और करिश्माई नेता, और अंत में पॉप कल्चर की रूपरेखा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, एकाकी अनिवार्यताएं। हम उन अपराधियों से शुरू करेंगे जो अकेले काम करते हैं। इस कैटेगरी में हम उन अपराधियों की बात करते हैं जो गंभीर मनोवैज्ञानिक दबाव और नार्सिसिज्म यानी आत्ममोह के चलते अपराध करते हैं। एक नार्सिस्टिक सीरियल किलर मूल रूप से अत्यधिक अहंकार और वैलिडेशन की भूख से प्रेरित होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि टीवी शो के लेखक किस तरह एक अज्ञात अपराधी और जांच एजेंसियों के बीच स्क्रीन पर वो जबरदस्त टेंशन क्रिएट करने के लिए इसी माइंडसेट का इस्तेमाल करते हैं। जरा इस कोट पर गौर कीजिए, भगवान के लिए मुझे पकड़ लो इससे पहले कि मैं और हत्याएं करूं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये लिपस्टिक किलर विलियम हिरेंस की एक असली गुहार है। स्क्रिप्ट राइटर्स अक्सर इस तरह के ऐतिहासिक साक्ष्यों को हूबहू उठाते हैं ताकि उनकी काल्पनिक कहानी में खौफनाक और सच्ची वास्तविकता का पुट आ सके। उदाहरण के लिए एक मशहूर शो के द बिग व्हील एपिसोड को ही ले लीजिए। इसमें विंसेंट नाम का किरदार जांच एजेंसी को अपने अपराधों का एक वीडियो भेजता है और मदद की भीख मांगता है। यह बिल्कुल सीधा उदाहरण है कि कैसे विलियम हिरेंस की असल जिंदगी की मनोवैज्ञानिक उलझन को एक साफ सुथरे 45 मिनट के टीवी एपिसोड में बड़ी ही चालाकी से पिरोया जाता है। अब जरा इस तुलना को देखें। शो में द बॉस्टन रीपर काले कपड़े पहनता है, पुलिस को ताने मारता है और 36 हत्याओं का दावा करता है। क्या यह कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल, ये असल जिंदगी के कुख्यात ज़ोडियाक किलर से प्रेरित है, जो काले कपड़े पहनता था, पुलिस को पहेलियां भेजता था और 37 हत्याओं का दावा करता था। मेकर्स ने ज़ोडियाक के उन्हीं अहंकारी लक्षणों का इस्तेमाल करके टीवी के लिए एक परफेक्ट और मायावी विलन तैयार कर दिया। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जेफरी डामर का अंगों को काटना हो, रॉबर्ट पिक्टन का अपने सुअरों को शव खिलाना, रिचर्ड रामिरेज की घुसपैठ हो, या फिर एड गीन का विक्षिप्त मात्र भ्रम, टीवी राइटर्स ने इन सभी ऐतिहासिक और खौफनाक मामलों से प्रेरणा लेकर अनगिनत एपिसोड्स लिखे हैं। चलिए अब अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विषाक्त जोड़ियां या टॉक्सिक पेयरिंग्स। यहां हम एकाकी अपराधियों से आगे बढ़कर फुली एज्यू यानी सह अपराधी डायनामिक्स की बात करते हैं। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जहां 2 लोग एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे के हिंसक या अजीबोगरीब व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। टीवी पर यह कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है क्योंकि इससे एक ही कहानी में कई संदिग्धों के बीच एक बहुत ही पेचीदा मनोवैज्ञानिक संघर्ष दिखाने का मौका मिलता है। द परफेक्ट स्टॉर्म एपिसोड में दिखाया गया है कि एक कपल अपने अपराधों की डीवीडी रिकॉर्ड करके पीड़ितों की माताओं को भेजता है। ये असल जिंदगी के पॉल बर्नाडो और कार्ला होमोल्का, जिन्हें केन एंड बार्बी किलर्स भी कहा जाता है, उनके केस पर आधारित है। शो ने बड़ी ही होशियारी से इस मामले के अमीर और सीधे साधे दिखने वाले मुखौटे का इस्तेमाल किया ताकि दर्शकों की ये धारणा टूट सके कि एक हत्यारा हमेशा खूंखार ही दिखता है। इसी तरह द 13 स्टेप एपिसोड में युवा प्रेमियों की जोड़ी एक गैस स्टेशन को उड़ाकर 26 लोगों की जान ले लेती है। असल जिंदगी में चार्ल्स स्टार्कवेदर और 14 साल की कारेल एन फ्यूगेट ने एक गैस स्टेशन अटेंडेंट को मारा था और कुल 11 हत्याएं की थी। यहां हम साफ देख सकते हैं कि कैसे शो ने कहानी में ड्रामा और थ्रिल बढ़ाने के लिए मरने वालों की संख्या को 11 से 26 कर दिया, लेकिन टीनेज क्राइम की उस असली और खौफनाक साइकोलॉजी को बिल्कुल वैसा ही रखा। अब हम क्रिमिनल साइकोलॉजी के सबसे बड़े और खतरनाक स्तर पर आते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, पंथ और करिश्माई नेता। एक करिश्माई कल्ट लीडर वो होता है जो अपने अनुयायियों पर अत्यधिक मनोवैज्ञानिक कंट्रोल कर लेता है। वो अक्सर सीधे तौर पर हिंसा नहीं करता, बल्कि दूसरों के जरिए करवाता है।
हमारा फोकस अब शारीरिक हिंसा से हटकर उस खौफनाक माइंड गेम पर है जो किसी और को अपने भ्रम में फंसाकर हत्या करने के लिए राजी कर लेता है। द ट्राइब एपिसोड में एक नेता नेटिव अमेरिकन अनुष्ठानों के बहाने हत्याएं करवाता है ताकि नस्लीय युद्ध भड़क सके। अगर हम इतिहास देखें तो यह सीधे तौर पर चार्ल्स मैनसन के खौफनाक हेल्टर स्केल्टर नस्लीय युद्ध से प्रेरित है। टीवी लेखकों ने मैनसन के उसी असली सिद्धांत को उठाया और बस टीवी पर कुछ नया दिखाने के लिए उसे नेटिव अमेरिकन थीम के साथ बदल दिया। 908 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये जॉन्सटाउन में हुई असल दुनिया की उस भयानक सामूहिक आत्महत्या और हत्या में जान गंवाने वालों की संख्या है। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि हम जिन कहानियों का विश्लेषण कर रहे हैं वे कितनी डरावनी ऐतिहासिक सच्चाई से जुड़ी हुई हैं। और टीवी पर इसे कैसे दिखाया गया? एपिसोड मिनिमल लॉस में बेंजामिन साइरस नाम का किरदार अपने अनुयायियों को वफादारी साबित करने के लिए जहर पीने पर मजबूर करता है। यह जिम जॉन्स और पीपल्स टेम्पल की उस असली घटना का सीधा रूपांतरण है जहां 900 से ज्यादा लोगों को साइनाइड मिला हुआ ड्रिंक पीने के लिए मजबूर किया गया था। वो घटना जिसने ड्रिंकिंग द कूलेड मुहावरे को जन्म दिया, उसे टीवी के सस्पेंस के लिए पूरी तरह से रिक्रिएट किया गया। अंत में हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, पॉप कल्चर की रूपरेखा। ये समझना बहुत जरूरी है कि मीडिया इन अकल्पनीय घटनाओं को टीवी पर क्यों दिखाता है। असल में ये उन खौफनाक और बेतरतीब मामलों को एक 45 मिनट की साफ सुथरी कहानी में बांध देता है, जिसके अंत में एक स्पष्ट समाधान होता है। ये हमें एक सुरक्षित दूरी से बैठकर इस खतरनाक आपराधिक मनोविज्ञान को समझने और इसे प्रोसेस करने का मौका देता है। असल जिंदगी में जो उलझा हुआ है वो टीवी पर सुलझ जाता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भविष्य के इन्वेस्टिगेटिव मीडिया हिस्टोरियंस आज की इस ट्रू क्राइम मीडिया का विश्लेषण कैसे करेंगे? ये सोचने वाली बात है कि टीवी देखने की हमारी आज की ये आदतें भविष्य में हमारे समाज और असल दुनिया के इस डार्क साइकोलॉजी के बीच के रिश्ते के बारे में क्या कहानी बयां करेंगे। क्या हम सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं या हम अनजाने में इंसानियत के सबसे अंधेरे कोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं?